नमस्कार, मैं रवि ज्ञान क्लासेस जोधपुर की पूरी टीम की तरफ से आप सभी के स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करता हूं और आशा करता हूं आप अपने परिवार के साथ अपने घरों में सकुशल होंगे। जैसा कि हमें विदित है, दुनिया के करीब करीब 160 देश इस वक्त कोरोना नामक वायरस से संघर्ष कर रहे हैं और इस वायरस का प्रकोप जो है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और दुनिया में 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इसके संक्रमण के शिकार हो चुके हैं और हिंदुस्तान में करीब करीब 7 लाख से ज़्यादा लोग इसके शिकार हो चुके हैं। पिछले करीब 34 से 35 दिनों के अंदर हिंदुस्तान में 5 लाख से भी ज़्यादा लोग इसके संपर्क में आए हैं और इससे पीड़ित चल रहे हैं। और इस संघर्ष में हमारा साथ दे रही हमारी सरकारें, जो राज्य स्तर पर हो भले केंद्र स्तर पर, अपनी तरफ से जो भी सुविधाएं उनके द्वारा मुहैया करवाई जा सकती है वो पॉसिबल हमारे लिए करवा रहे हैं। और ये दौर है जिसमें हर इंसान सामाजिक, आर्थिक और मानसिक बदलावों से गुजर रहा है और इस तरह के दौर में ज़रूरत है अपने तन के साथ साथ अपने मन को भी स्वस्थ बनाए रखने के लिए। और इस तरह की चुनौतियों से, परेशानियों से और आपदाओं से निकलने के लिए, इनसे बचने के लिए हमारा इतिहास हमें काफ़ी चीज़ें सिखाता है। हमारे इतिहास से हम लोग ये सीख सकते हैं कि आपदाएं, परेशानियां और चुनौतियां इंसान के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। ये इंसानियत की शुरुआत से हमारे साथ में रही है। और इसी वक्त मैं आपके सामने एक चीज़ स्मरण कराना चाहूँगा जो विंस्टन चर्चिल, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर है 1940 से 1945, उन्होंने कहा था, अ नेशन दैट फॉरगेट्स इट्स पास्ट हैज नो फ्यूचर। कोई सा भी ऐसा देश जो अपने अतीत को भूल जाता है उसका कोई भी भविष्य नहीं होता है। हम बात करेंगे उन महामारियों के बारे में, उन आपदाओं के बारे में जिनसे दुनिया का कोई सा भी महाद्वीप अछूता नहीं रहा हो, भले वो नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, एशिया हो, अफ्रीका हो। इन सभी महाद्वीपों में सर्वप्रथम जिस महामारी ने विकराल रूप धारण किया वो प्लेग थी, जो कि एक बैक्टीरिया जनित रोग है। ये रोग व्यापारिक मार्गों के जरिए, मिलिट्री कैंपेन्स के जरिए एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, एक देश से दूसरे देश में पहुंचा और वहाँ पे करोड़ों लोगों की जान जाने का कारण बना और इंसानियत को उसके खात्मे के मुहाने तक ले आया। इनमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूरोप के एक देश ग्रीस के बारे में, जहाँ का एक शहर एथेंस, ग्रीस का एक शहर। ग्रीस वही देश जिसने दुनिया को बड़े बड़े फिलोसफर्स दिए हैं, मैथमेटिशियंस दिए हैं, जिनमें से कुछ नाम आपको भी ध्यान में होंगे, जैसे सोक्रेटिस मतलब सुकरात, एरिस्टोटल है, प्लेटो है, पाइथागोरस नाम है, हेरोडोटस नाम है। ये वही देश है जहाँ से इन फिलोसफर जो है इन्होंने अपनी थियरीज दी है। और उस देश के अंदर 430 ईसा पूर्व प्लेग नामक बीमारी फैली और उस बीमारी की वजह से करीब करीब 1 लाख लोगों ने जानें गंवाई। और उस वक्त लोगों को लगा कि शायद ईश्वर ने उनसे मुंह फेर लिया है और अब इंसानियत अपने खात्मे पर आ चुकी है। लेकिन उस महामारी से भी लोगों ने संघर्ष किया, उससे वो जीते, पार पाई और दुनिया में बड़ा मुकाम इस देश ने हासिल किया। उसके बाद हम बात करेंगे प्लेग ऑफ जस्टिनियन के बारे में, जो 541 और 542 ईसा में रोमन एम्पायर के दौरान फैला। ये भी एक यूरोप के अंदर जो है वहाँ रोमन एम्पायर था और उस देश में ये प्लेग बीमारी फैली वहाँ पर। और इस प्लेग को जस्टिनियन नाम दिया गया क्योंकि वहाँ पे जो रोमन एम्परर थे, रोमन जो शासक थे, उनका नाम जस्टिनियन था और वो भी इससे पीड़ित हुए। हालांकि वो बाद में इससे रिकवर हो चुके थे, लेकिन उनके ही नाम पर इसको जस्टिनियन प्लेग नाम दिया गया। और ये इतना भीषण था, ये इतना कोहराम मचा देने वाला इस यहाँ पे था कि इसने दुनिया की करीब करीब 10% आबादी को ख़त्म कर दिया गया। वहाँ पे अगर नंबर्स की बात करें तो 10 से 15 करोड़ तक लोगों की इसने जान ली। और उसके बाद हम बात करेंगे ब्लैक डेथ के बारे में, जो कि एक बार फिर से प्लेग से फैलने वाली बीमारी थी। और ये जो बीमारी है ये चाइना के जरिए, चाइना के व्यापारिक मार्ग के जरिए इंग्लैंड पहुँची और इंग्लैंड पहुँचकर पूरे यूरोप में ये फैली और यूरोप में करीब करीब आधी आबादी को इसने ख़त्म कर दिया। आधी आबादी, यूरोप की आधी आबादी ख़त्म हो गई, गाँव के गाँव ख़त्म हो रहे हैं, शहर के शहर ख़त्म हो रहे हैं। और वहाँ पे मज़दूरों की संख्या में बहुत कमी आ गई, जिससे फैक्ट्री वालों को मज़दूर नहीं मिल रहे और जो मज़दूर मिल रहे थे उनकी मज़दूरी, हाई वेजेस ज़्यादा थे, उनकी मज़दूरी
पहले से ज़्यादा बढ़ गई थी। इस तरह की चीज़ें हालात वहाँ पे बनी और उस टाइम पे काफ़ी बदलाव हमें समाज में देखने को मिले। भले वो आर्थिक रूप से ये था कि भाई महंगाई बढ़ने लगी, लेकिन इस महंगाई बढ़ती हुई महंगाई का बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ क्योंकि लोग बहुत कम थे वहाँ पे। और उसके बाद मानसिक रूप से इसमें यह असर हुआ कि जो पेरेंट्स थे वो भी अपने बच्चों तक को देखने पसंद नहीं करते थे कि कहीं हम भी इससे पीड़ित ना हो जाएं, और सामाजिक रूप से लोग एक दूसरे से दूरी बना के रखना उन्होंने शुरू कर दिया। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रेट प्लेग ऑफ इंग्लैंड, जो कि लंदन में फैला 1665 से 1666 के बीच, जहां पे जो मृतकों की संख्या रही वो करीब करीब 1 लाख हो। उसके बाद उस पर काबू पा लिया गया। और उसके बाद नेक्स्ट जो था हमारा वो था रशियन प्लेग, जो 1770 से 1772 तक रहा और जिसमें मृतकों की संख्या लगभग 1.5 लाख रही। उसके बाद हम बात करेंगे स्पेनिश फ्लू के बारे में, वो महामारी जिसने दुनिया में करीब करीब 10 से 20 करोड़ लोगों की जान ली। और ये महामारी फैली थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, और इसका कालक्रम जो रहा वो रहा 1918 से लेकर 1920 में। इसे स्पेनिश फ्लू नाम दिया गया क्योंकि यहाँ पे स्पेन के जो लोग थे उन्होंने इसके अस्तित्व को सबसे पहले स्वीकार किया था। ये महामारी हिंदुस्तान पहुंची उन सोल्जर्स के जरिए जो यूरोप से युद्ध के बाद लौट रहे थे। ये सोल्जर्स हमारे बम्बई के बंदरगाह पर पहुंचे, वहां से ये ट्रेन में सवार होकर हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में पहुंचे और इस बीमारी को लगभग हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचा दिया। और उसके ज़रिए करीब करीब 1 करोड़ 80 लाख लोग इस बीमारी के शिकार हुए। और इन बीमारी में शिकार होने वालों में भारत के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद भी रहे, जो बाद में स्वस्थ हो गए। गांधी जी भी इस बीमारी के शिकार हुए, जो बाद में स्वस्थ हुए। अगर ऐसा ना हुआ होता तो हिंदुस्तान की आज़ादी का इतिहास कुछ अलग ढंग से लिखा जाता। हालांकि उनकी पुत्र वधू की इस बीमारी से संक्रमित होने से मौत हो गई। और हिंदी के मशहूर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है, उन्होंने भी अपने परिवार को इस बीमारी में खोया। और ये जो बीमारी है इसने हिंदुस्तान का आयाम ही बदल दिया। हिंदुस्तान में 1911 से 1921 में जो जनगणना जो थी उसमें काफ़ी भारी गिरावट आई। और ऐसा पहली बार हुआ कि 10 वर्ष के जनगणना के बाद पिछले 10 वर्षों के मुकाबले जो जनसंख्या थी वो कम पाई गई। और इसे बहुत बड़ा एक महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। और वो ऐसा वक्त था जब हिंदुस्तान अकाल का सामना कर रहा था और लोग जो थे उनकी औसत आयु जो थी वो 27 वर्ष हुआ करती थी, महज 27 वर्ष, जो आज 68 ईयर्स हो चुकी है। उस वक्त जो लोगों की इम्यूनिटी पावर थी वो अकाल की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। तो इसका मतलब ये महामारी जो थी उनके ऊपर बहुत भीषण मार के रूप में वो पड़ी और करीब करीब पूरा हिंदुस्तान इससे प्रभावित रहा। और इसका जो काल रहा वो लगभग 2 वर्ष रहा। इसके बाद हम बात करते हैं उन अकालों के बारे में जिन्होंने भले ही 17वीं शताब्दी हो, 18वीं शताब्दी हो या 20वीं शताब्दी हो, हिंदुस्तान को लगातार परेशान किया हो और करोड़ों लोगों की जान जाने का ये कारण बने हैं। जिसमें 1891 से 1900 के बीच सिर्फ 9 वर्ष के अंतराल में करीब करीब 1 करोड़ 90 लाख लोगों ने जानें गंवाई। और अगर हम बात करें 130 वर्षों की तो इसमें करीब करीब 2.5 करोड़ लोगों ने जानें गंवाई, और सिर्फ भूख की वजह से। और इनमें भी जो अकाल का कारण रहा, एक तो बारिश का ना होना और दूसरा बार बार टाइम पे जो है वो टिड्डी दल का ये आक्रमण जो रहा वो इसका कारण बना। टिड्डी दल ने हिंदुस्तान पे लगभग हमला किया 1812 में, 1821 में, 1843 और 44, 1863 में, 1869, 1878, 1889 में, 1896 में। इस बार हर बार इनमें टिड्डियों के आक्रमण की वजह से सारी की सारी फसलें नष्ट हो गई और कुछ अनाज बचा नहीं। और जो ऊपर सरकारें थी, ब्रिटिश जो सरकार थी, उसने कुछ भी मदद नहीं की हिंदुस्तान लोगों को बचाने की। और इसके बाद अगर हम बात करें कि ये इस टिड्डी दल जो है वो किस वजह से बनता है कि करोड़ों टिड्डियाँ जो है वो फसल को सफा चट कर देती है, उसका भी हम कारण देख लेते हैं। पूरा जो इकोसिस्टम है हमारा, जो प्रकृति है, उसमें एक संतुलन का सिस्टम होता है, उसमें एक चेन का सिस्टम होता है, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई हर एक जो जीव है उसे सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए उसको हीट चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए। उसकी एनर्जी का सबसे पहले सोर्स अपना सन जो सोर्स है, जिसके जरिए प्लांट्स बनते हैं जो कि प्रोड्यूसर लेवल पे आते हैं। और उसके बाद में जो हल्के कीट हैं, जो टिड्डी, छोटी टिड्डियाँ वगैरह जो दल हैं वो वहाँ पे रहते हैं। और उसके बाद में जो है वो पक्षी वगैरह जो है, पक्षी वगैरह आते हैं। और उसके बाद में इसमें बाज वगैरह
जो है वो शेर वगैरह वो शामिल होते हैं। और इस दौरान हुआ क्या, क्या कारण है, अगर इस चीज़ के अंदर किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस आती है, इस चेन के अंदर किसी भी तरह की अगर परेशानी आती है, तो वहाँ पर शक्ति का जो संतुलन है वो बिगड़ता है। और इस तरह की शक्ति का संतुलन बनाने के लिए प्रकृति जो है वो वापस लौट कर आती है और वो इस तरह के तरीके से हिट करती है कि उस चीज़ को उभरने के लिए इंसानियत को करीब करीब 20-25 से 30 से 40 साल तक लग जाते हैं। उनमें से हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे 1958 में चाइना के प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दिया कि हमारे देश में जितनी भी गौरैया हैं, जितनी भी चिड़िया हैं, जो भी बर्ड्स वगैरह हैं, उनमें से हर एक बर्ड जो है वो एक वर्ष में करीब करीब 4.5 किलो अनाज को खत्म करता है। तो दुनिया भर में हमारे चाइना जो है उसमें कितनी सारी जो है वो इतनी चिड़िया, वो इतनी गौरैया होगी कि भाई इतना सारा अनाज हमारा खत्म हो रहा है। तो उन्होंने एक अभियान चलाया, द ग्रेट स्पैरो कैंपेन उन्होंने चलाया और उसमें उन्होंने ऑर्डर्स दिए या आदेश दिया कि चाइना के जो लोग हैं वो हर जगह जो भी चिड़िया उनको नज़र आती है, जो भी कीट उनको नज़र आते हैं, जो भी चूहे उनको नज़र आते हैं, उन सबको वो ख़त्म कर दें। और इस चीज़ के लिए बाकायदा उन्हें पूरी ट्रेनिंग दी जाने लगी। और इससे हुआ क्या कि अगले लगभग 1 से 1.5 वर्ष के अंदर चाइना के लोगों ने सारी गौरैया जो चिड़ियाँ जो थी सबको उनको ख़त्म कर दिया। और उनको ख़त्म कर दिए जाने के बाद प्रकृति का संतुलन कुछ ऐसा बिगड़ा कि जो कीट थे अब उनको ख़त्म करने के लिए चिड़िया वगैरह नहीं बची, ये बर्ड्स वगैरह नहीं बचे। तो ये जो चिड़िया, ये जो अपनी टिड्डियाँ जो बच गई थी, इन्होंने बहुत बड़ा आकार लिया, बहुत विशाल आकार लिया, करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में हुई। और 1958 से लेकर 1962 तक लगातार चाइना में सारी की सारी फसलों को नष्ट किया। और इसका परिणाम ये हुआ कि चाइना में करीब करीब 4.5 से 5 करोड़ लोग जो हैं वो भूख से मारे गए। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि चाइना जो उसकी जिसके अंदर ब्लैक डेथ हो, भले फिलहाल का कोरोना हो, भले हाल फिलहाल में जो प्लेग का केस 2 दिन पहले चाइना में रिपोर्ट हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि ये भी किसी जानवर के खाने से, उन्होंने किसी जानवर को खाया और उस जानवर के अंदर वो बैक्टीरिया था, वो उनके अंदर ट्रांसफर हो गया, तो वो फैलना शुरू हो गया। और इसमें भी वापस हम ये बोलना चाहेंगे यहाँ पर कि चाइना के जो लोग हैं उनका नए नए जानवरों को खाने का जो चाव है शायद इंसानियत के लिए बहुत बड़ा घाव है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि वहाँ के डॉक्टर्स ने उन लोगों को रिकमेंड किया था कि आप इस तरह के जानवरों को खाएं और ये आपके लिए काफ़ी हेल्दी रहेंगे। तो अब हमारा उनसे सिर्फ एक सवाल है कि ये ऐसी कौन सी हेल्थ है जिसने लगभग पूरी दुनिया को बीमार कर रखा है। ये मतलब इस तरह का क्या खान पान है, क्या चीज़ें हैं जिसने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। तो इसके बारे में भी हमें ज़रा सोचना पड़ेगा कि ये जो टिड्डियों दल है ये लगभग 5 करोड़ जाने वहाँ पे ले गया। और उसके बाद में जो हाल फिलहाल चल रहा है कोरोना, जिससे 1 करोड़ से ज़्यादा लोग संक्रमित है, 5.5 लाख के करीब जो लोग हैं उन्होंने जाने गंवाई है। और अभी ये चीज़ों में शुरुआत है और इसमें डॉक्टर्स बताते हैं कि कोरोना की जो सेकेंड वेव होगी वो इससे भी भीषण हो सकती है और ज़्यादा जाने जो है उनके जाने का कारण ये बन सकती है। और हम अगर बात करेंगे लास्ट में जो एक बात है कि इस दुनिया में अगर कोई एक देश एक बीमारी से पीड़ित है, कोई एक जगह है जहाँ पे कोई एक बीमारी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग यहाँ पे सुरक्षित रहेंगे। तो उसमें है कि अ डिजीज एनीवेयर, एक बीमारी किसी भी जगह है, इज अ डिजीज एवरीवेयर। इसका मतलब वो बीमारी लगभग हर जगह है। एक कोने से, एक प्रांत से, एक शहर से, एक टाउन से फैलने वाली बीमारी आज उसने पूरी दुनिया को रोक दिया है। आज पूरी दुनिया को सीज कर दिया, ब्लॉक कर दिया, परेशान कर दिया, तनाव में डाल दिया है। सब चीज़ें, सब आर्थिक गतिविधियां, सब परेशानियां जो है वो हमें देखने को मिल रही है। अब इन सब चीज़ों से, इन सभी महामारियों, इन सभी अकालों से जो चीज़ हमें सीखने को मिलती है वो ये है कि इंसान जो है उसका और इन आपदाओं का जो रिश्ता है वो बहुत पुराना है। इंसान हर बार संघर्ष के जरिए, अपनी इन चीज़ों के ज़रिए, अपनी मेहनत के ज़रिए उनसे बचता आया है। और न केवल बचा है बल्कि उसने उन्नति के राह को भी चुना है और वो काफ़ी आगे के स्तर पर पहुंचा है। इन सभी महामारियों की वजह से, चाहे वो किसी वायरस की वजह से फैली हो, चाहे किसी वो बैक्टीरिया की वजह से फैली हो, या जो भी अकाल है, इन सभी चीज़ों से हमें जो सीखने को मिलता है कि वो भी दौर था, एक ये भी दौर है। वो चीज़ें जो थी वो भी परमानेंट नहीं रही, ये भी नहीं रहने वाली है। ये वक्त भी जाएगा, चीज़ें बेहतर होगी, सब चीज़ें सही होगी। इनसे हमें इतना ही सीखना है कि जो प्रकृति है, जो चीज़ें हैं हमारी, उन्हें बहुत ही तरीके से इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा नहीं हम लोग इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। और इसमें हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इंसान जितना ज़्यादा कायदे में रहेगा उतना ही ज़्यादा फ़ायदे में रहेगा। और इसमें गांधी जी ने ये भी कहा था
कि भाई ये जो धरती है इस पर कितने भी इंसान हो, उन सबकी ज़रूरतों को ये पूरा कर सकती है, लेकिन लालच ये एक इंसान का भी पूरा नहीं कर सकती। ठीक है, तो इन सभी बातों के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूं और 10 जुलाई को एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ में, प्रॉपर क्लासेस के साथ में आपसे मिलते हैं ज्ञानमय क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस फॉर योर काइंड टाइम।